नमस्कार, मैं हूं प्रसून। एजेंडा के इस खास शो में हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर पेटीएम पेमेंट्स बैंक क्यों आया आरबीआई की नजर में, आरबीआई की नजर क्यों हुई टेढ़ी, क्या रही खामियां, कहीं ये भूचाल से पहले की खामोशी तो नहीं। आपको बता दें कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पास करीब 35 करोड़ ई वॉलेट्स हैं। इनमें से 31 करोड़ निष्क्रिय या कहें एक्टिव नहीं है, जबकि केवल 4 करोड़ ही बिना किसी शेष राशि या बहुत कम बैलेंस मनी के साथ सक्रिय दिख रहे हैं। ऐसा सामने आया कि एक पैन नंबर पर 1000 खातों का अकाउंट खुला हुआ था। हजारों यूजर्स ने एक पैन नंबर से करोड़ों का लेन देन किया। पेटीएम वॉलेट और इसकी कम चर्चित बैंकिंग इकाई के बीच सैकड़ों करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन हुए, जिसकी जांच हो रही है। इससे पहले बैंकिंग नियामक लगातार गड़बड़ी की ओर इशारा करते रहे हैं। संदिग्ध लेन देन से धन शोधन और आतंकी लिंक की आशंका भी जताई जा रही है, ऐसा सूत्रों का कहना है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड से लेन देन में भी अनियमितता की शिकायतें सुनने को मिली। अक्टूबर 2023 में केवाईसी मानकों का पालन नहीं करने के कारण कंपनी पर 5.4 करोड़ का फाइन भी लगा। कंपनी डिफॉल्ट करके भाग जाए उससे पहले आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद कराने का फैसला किया। आरबीआई ने बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 35A के तहत यह कार्रवाई की। आरबीआई के निर्देश के बाद 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, जो कि पेटीएम ब्रांड की सहयोगी है, के शेयरों में पिछले दिनों 40% से ज्यादा की गिरावट सामने आई है। इस मुद्दे पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए है अमन अग्रवाल अर्थशास्त्री, एमपीएस राजपूत जी, भूतपूर्व बैंक एक्सपर्ट हैं, बैंकिंग एक्सपर्ट हैं, विपुल कुमार जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे साथ हैं। विपुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल विपुल जी से ही, क्या जानबूझकर पेटीएम ने आरबीआई नियमों की अनदेखी की? जी प्रसून जी, अगर हम इस चीज को देखेंगे तो ये नोटबंदी के टाइम से इसमें हमें दिख रहा है कि कहाँ पे क्या क्या गलतियां हुई हैं, क्योंकि नोटबंदी के टाइम पे डिजिटल पेमेंट फैसिलिटी कोई भी थी नहीं सक्रिय। उस टाइम सारा ही बैन कर दिया था, तो लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो उन्होंने पेटीएम को खूब अच्छे से यूज करा गया है। खूब सारे अकाउंट खोले गए पेटीएम में, उसकी कोई केवाईसी नहीं हुई, कि कोई उसकी मॉनिटरिंग नहीं हुई। अकाउंट पे अकाउंट खुलने लगे क्योंकि लोगों की मजबूरी थी। विपुल जी, मेरा कहना है कि ये मुद्दा तो है कि अकाउंट्स खोले गए, लेकिन अब जो शक और शुबहा और अंदेशा जताया जा रहा है, कहा जा रहा है जो लेन देन हुआ या काले धन को सफेद करने के लिए हुआ, और कहीं ऐसा तो नहीं इसका आतंकी लिंक भी हो। सूत्र बता रहे हैं कि इसकी भी जांच की जा रही है। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, क्योंकि इसमें चाइनीज फर्म का भी काफी ओनरशिप थी इस कंपनी में, और सारा डाटा लीकेज जो इस कंपनी का केवाईसी के नाम पे जितना भी था, वो डाटा लीकेज चाइनीज फर्म्स को भी हो रही थी। तो इसमें किसी भी बात से हम कोई अपना पीछे नहीं हट सकते हैं। इसमें काफी अनियमितताएं हुई हैं। और अगर हम इसका आईपीओ देखें जो नवंबर 2021 में आया था, आईपीओ आने के टाइम पे इसके रेट को 2000 रुपए रखा गया था, 2000 के करीब रखा गया था। और क्योंकि इसलिए भी हाई रखा गया था, काफी सारे फॉरेन बैंक का भी इसमें बैकिंग थी, जिसकी वजह से ये ओवर सब्सक्राइब भी हो गया था। बट हुआ क्या, 70% इसका रेट घट गया। विद इन 3 to 4 मंथ इसका रेट 70% घट गया। इससे क्या हुआ, लोगों के जो स्मॉल इन्वेस्टर्स थे उनको काफी लॉस हुआ, और जो लार्ज इन्वेस्टर थे, प्रोमोटर्स थे, उनको ह्यूज प्रॉफिट। आपकी बातों से विपुल जी ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के एक यौस किया गया, ये अनियमितताएं की गई। इसी पे जानकारी के लिए और बात करते हैं, एमपीएस राजपूत हैं हमारे साथ, बैंकिंग एक्सपर्ट। इस तरह का जो संकट सामने आया है, क्या दूसरे बैंकों बैंकों के कार्य प्रणाली पर भी असर पड़ेगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये जो समस्या आई है पेटीएम के सामने, इन्होंने जल्दबाजी में बहुत सारे खाते खोले और केवाईसी नॉर्म्स का ठीक से पालन नहीं किया गया। आज के अखबार में भी दिया है कि
एक एक पैन नंबर पर 1,000 खाते खोल दिए गए, जो जनरली संभव नहीं होता है। ये सब सारा जानबूझकर किया गया राजपूत लगता है साहब, इस तरह इसके से। साथ ही है कि 35 करोड़ ई वॉलेट्स थे, जिसमें से 31 करोड़ निष्क्रिय हो गए। इसे हाँ, किस तरीके से देखते लोगों हैं आप? ने ये जो वॉलेट हैं वो निष्क्रिय हो गए, ये भी सूचना दी गई है। केवल 4 करोड़ वॉलेट जो हैं वो इस समय सक्रिय हैं, क्योंकि दूसरे विकल्प भी लोगों को मिल गए। उसके अलावा फोन पे है, भीम ऐप है, तो यूपीआई वगैरह है। तो आपका पर कहना जो है कि ये इन्होंने बहुत ये बड़ी बैंक- चीज नहीं है, बहुत बड़ी खामी नहीं है। जी, पर जो इन्होंने ये बैंक खोला था, इस बैंक से इनका आईपीओ भी आया था। इन्होंने उस समय भी, जैसा अभी बताया मेरे से पूर्ववर्ती सज्जन ने, कि इनका शेयर एकदम से डाउन हो गया था। और नहीं, ये अभी सभी हाल जानकारियां फिलहाल हमारे ही पास हैं और पब्लिक डोमेन में है। हम ये जानना जी। चाह रहे हैं आपसे कि जी, जो जी। आरबीआई ने इस तरह का प्रतिबंध लगाया, तो संभावना इसमें यह है कि जो ये फर्जी खाते खोले गए हैं, इनमें फेक लेन देन किए गए हों। तो ये फेक लेन देन, जब जांच होगी तो पता लगेगा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसमें जब काम करेगा तब पता लगेगा कि क्या अनियमितताएं हुई है। आप बैंकिंग सेक्टर के एक्सपर्ट हैं, आपसे पूछना चाह रहा था मैं कि इस तरह की जब हेर फेर की जाती है तो उसके पीछे क्या मकसद होता है, या क्या सामने आता है जब जांच होने के बाद क्या नतीजा आता है? देखिए, जो इसके प्रमोटर्स हैं, मोटो जो उनके मोटो रहे होंगे, वो जो होते हैं जनरली ऐसे कार्यों में बड़ा पैसा बनाने के लिए होते हैं। जो चीज सामने आ रही है कि एक पैन नंबर पे 1,000 खाते खोले गए हैं। लेकिन पेटीएम तो के ये KYC फाउंडर के विरुद्ध हैं है। विजय शेखर शर्मा जी, उन्होंने ट्वीट जी। करके कहा कि ऑल इज वेल। चार्टर्ड अकाउंटेंट विपुल कुमार हमारे साथ हैं। विपुल जी, ऑल इज वेल है या कुछ अभी भी दिक्कतें हैं? सर, दिक्कतें बहुत सारी हैं इसमें। अभी आरबीआई का टेक्निकल ऑडिट भी हुआ था, जिसमें पाया गया कि इसमें खामियां हर तरीके की हैं। सुपरविजन में भी खामियां हैं, अकाउंटिंग में भी खामियां हैं, आरबीआई के नॉर्म्स की वायलेशंस भी है काफी सारी। लाइसेंसिंग जितने एग्रीमेंट है उनकी भी वायलेशन करी गई है। हर तरीके की इसमें खामियां पाई गई हैं, तभी आरबीआई ने इतना बड़ा स्टेप लिया है। नहीं तो आरबीआई इतना बड़ा स्टेप नहीं लेती। आप बड़ी बात कह रहे हैं कि आरबीआई ने बड़ा स्टेप लिया है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि पब्लिक डोमेन में अभी डाला क्यों नहीं जा रहा? छन छन के आ रही खबरें, परत दर परत उधेड़ी जा रही हैं। तो देखिए, अभी आरबीआई ने थोड़ा टाइम दिया है। अफरा तफरी पब्लिक में नहीं मचाना चाहते हैं, वो धीरे धीरे इस चीज को लेना चाहते हैं, क्योंकि पैसा सिक्योर्ड है आरबीआई के हिसाब से। क्योंकि जितना इनका पैसा फंड लगा हुआ है वो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा हुआ है, तो फंड सिक्योर्ड है। बट पब्लिक में जो है केओस नहीं फैलाना चाह रहे हैं, और इसलिए ये धीरे धीरे इसको बाहर आ रहे हैं। लेकिन अभी इसमें जो है काफी आरबीआई की रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं। अभी एक और आरबीआई की रिपोर्ट आई है जिसमें अभी आप लोगों को इस पे रोकना चाहता हूं। अभी एक बड़ी खबर आ रही है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि पेटीएम का मामला रेगुलेटरी बॉडी और कंपनी के बीच का मामला है, सरकार का इसमें कोई दखल नहीं होगा। विपुल जी, इसको किस तरीके से लेते हैं आप? नहीं, ये ठीक है, ये जांच का मुद्दा है। आरबीआई इसमें जांच कर रही है और अपनी रिपोर्ट भी सबमिट कर रही है, क्योंकि बैंक जितने भी हैं वो आरबीआई के रेगुलेशन में आते हैं। राजपूत साहब, क्या लगता है कि इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है? सरकार भी एक पक्ष हो सकती है। बिल्कुल, आरबीआई आती है, पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा। सरकार का भी लेना देना क्यों नहीं, आरबीआई भी तो सरकार के अंडर में आता है। रेगुलेशन जो है वो आरबीआई के हिसाब से चलना चाहिए था, जो नहीं हुआ है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इसके लिए कंपनी जिम्मेदार होगी, सरकार कैसे जिम्मेदार होगी? राजपूत साहब, यही समझना चाह रहे हैं आपसे। हाँ, इसमें सब किसी को भी आप स्पेयर नहीं कर सकते। सरकार की भी जिम्मेदारी, अगर कोई बैंक फेल हो रहा है तो वो देखेगी क्यों फेल हो रहा है। तो पहली जिम्मेदारी आरबीआई की आएगी कि सरकार की आएगी? पहली जिम्मेदारी आरबीआई की आएगी, क्योंकि आरबीआई ही बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत इनको कंट्रोल करता है। तो या तो उसमें कहीं इनकी जो है वो जो रिपोर्टिंग है जो बैंकों से जाती है उसमें फॉल्ट हुआ है, इसको तो देखना पड़ेगा। ये तो जांच का विषय है। सरकार जांच कराएगी, इसकी आरबीआई जांच कराएगी। और अगर इसमें फर्जी लेन देन हुआ है तो फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। अर्थशास्त्री अमन अग्रवाल जी हैं, अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि पेटीएम पेमेंट बैंक पर छाए बादल को आप कितना बड़ा संकट मानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर? देखिए जी, भारतीय अर्थव्यवस्था इससे हिलने वाली नहीं है। पहली बात तो ये सोचना कि भारतीय अर्थव्यवस्था हिल जाएगी वो गलत है।
दूसरी बात, इससे भी बड़े संकट मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज से 20 साल पहले आए हैं, जब 2-3 बैंक्स के मामलों में आया था और उनको बड़े आराम से मर्ज कर दिया गया था आरबीआई के द्वारा। तो इसलिए ये सोचना कि आरबीआई अपने कदम नहीं उठा रही है या ये सोचना कि करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए जा रहे हैं, वो मेरे विचार में गलत रहेगा। जरूर जो पेटीएम है, इसका जो अप्रोच है, जो रुझान है, सब लोग यूज जो करते हैं, वो काफी हद तक एक बड़े लोअर तबके के अंदर है, छोटे व्यापारियों के अंदर बहुत ज्यादा है, औरों के अंदर बहुत ज्यादा है। तो इसलिए एकदम से ये कहना कि आज बंद हो जाएगा, इसलिए आरबीआई ने भी 1 महीने का उनको समय दिया है, फरवरी 28 तक का समय दिया है कि अपना आप जो है चीजों को ठीक करिए। तब तक हम जो है लोगों को भी इंटीमेट कर दिया है कि इसके बाद थोड़ा रिस्ट्रिक्शन आ सकता है इसके ऊपर। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण कहती हैं कि यह रेगुलेटरी बॉडी और कंपनी के बीच का मामला है। राजपूत साहब कह रहे हैं इसमें सरकार का भी ये मैटर है। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं राजपूत साहब की बात से? देखिए जी, ऐसा है, पहली बात तो जो लीगली देखा जाए तो वो रेगुलेटरी अथॉरिटी और कंपनी के बीच का मैटर है। बट कोई भी जहाँ पे एक लार्ज नंबर ऑफ मासेस, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन भारत सरकार की एंगेज हो जाती है, तो या हिंदुस्तान की एंगेज हो जाती है, तो उसमें सिर्फ ये कहने के कोई सरकार नहीं पीछे जा सकती कि हमें कोई देखना नहीं है इसके अंदर। उनको भी ये देखना जरूरी है, क्योंकि आम आदमी का इसमें पैसा लगा हुआ है, रुका हुआ है, रखा हुआ है। तो इसलिए ये सिर्फ बड़े बड़े HNI क्लाइंट या बड़े बड़े साहूकारों का नहीं है, पर एक आम आदमी का पैसा जब होता है तो भारत सरकार का भी दायित्व बन जाता है कि ये देखे, चाहे वो आरबीआई के माध्यम से देखे, चाहे वो और रेगुलेटर्स के माध्यम से भी है, और रेगुलेटर्स हैं उनके माध्यम से देखे, और उसको देख के एकदम से उसके ऊपर कार्रवाई करे और उसके ऊपर टोकन इस पे कार्रवाई करे। एपीएन न्यूज की इस चर्चा में सारे पैनलिस्ट मानते हैं कि भारत सरकार अपने रोल से मुकर नहीं सकती है, उसकी भी एक अहम भूमिका है। क्या वो भूमिका निभा रही है, नहीं निभा रही है? आपको बता दें कि 1 मार्च से पेटीएम में क्या बदलाव आएंगे। पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सेवा रोक दी जाएगी 1 मार्च से। लोग फास्टैग अकाउंट्स के बैलेंस का इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन फास्टैग अकाउंट्स में और पैसे नहीं डाल सकेंगे। एक्सटर्नल बैंक से जुड़े वॉलेट यूपीआई काम करते रहेंगे। पेटीएम ऐप भी काम करता रहेगा। 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड और पेटीएम भुगतान सेवाओं के नोडल खाते समाप्त होंगे। आइए जानते हैं कि अभी तक आरबीआई और पेटीएम के बीच घटनाक्रम को कि आखिर हुआ क्या। 2016 में विजय शेखर शर्मा, जो फाउंडर हैं पेटीएम के, आरबीआई से भुगतान बैंक लाइसेंस प्राप्त करने वाले 11 प्राप्तकर्ताओं में से एक के रूप में उभरे। 2017 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने मई में परिचालन शुरू किया, जिसमें शर्मा के पास 51% और पेटीएम पेरेंट्स के पास 49% की हिस्सेदारी रही। 2018 जून में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को खातों और उसके वॉलेट के लिए नए उपयोगकर्ताओं को शामिल करने पर प्रतिबंध लगा दिया। कारण बताया गया कि नए उपयोगकर्ताओं के केवाईसी में चूक, बैंक की कुल संपत्ति और दिन की जमा समाप्ति इसमें शामिल है। 2019 प्रतिबंध के 6 महीने बाद आरबीआई ने पेटीएम को अपने बैंक और वॉलेट के लिए नए ग्राहकों को जोड़ने की अनुमति दे दी। मार्च 2022 में आरबीआई ने फिर पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया, आईटी ऑडिट अनिवार्य कर दिया। दिसंबर 2023 में पेटीएम ने अपने ग्राहकों के लिए पोस्टपेड सेवाएं बंद कर दी। जनवरी 2024 से आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को सभी बैंकिंग सेवाएं बंद करने का आदेश दिया। तो देखने से पूरा मामला लग रहा है कि पेटीएम की तरफ से आरबीआई के निर्देशों की अनदेखी लगातार की जाती रही है। अमन अग्रवाल जी हमारे साथ अर्थशास्त्री मौजूद हैं। इसमें सरकार कैसे दखल दे सकती थी? भारत सरकार कैसे दखल देती? देखिए जी, पहली बात तो भारत सरकार का, जैसे मैंने पहले कहा, डायरेक्ट रोल नहीं आता है, क्योंकि एक ये रेगुलेटर्स और कंपनी के बीच में है। जब कुछ निकल के आएंगे तथ्य, अभी उन्होंने सिर्फ बोर्ड लगाया है।
और उनको क्लैरिफिकेशन मांगी है, मनी लॉन्ड्रिंग का जो उन्होंने क्वेश्चन किया है और चीजों के ऊपर क्वेश्चन किए हैं, वो उनको जवाब देना होगा। अमन अग्रवाल जी, एक सबसे बड़ा जनता के लिए बड़ा सवाल है, वो सोच रही है, वो समझना चाहती है आपके जरिए कि क्या इसमें आतंकी लिंक हो सकते हैं, आशंका कितनी है। दूसरा, काले धन को सफेद करने की मुहिम में भी कुछ ऐसा कुछ सामने आ रहा है क्या? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसके अंदर दोनों ही चीजें हो सकती हैं और ये एक बिल्कुल आशंका है कि जो टेररिस्टिक मनी है वो एक जगह से दूसरी जगह जो पहुंचाया जाता है, दूसरे के अकाउंट में पहुंचाया जाता है, वो हो सकता है। दूसरा, जो काले धन को सफेद तो नहीं किया जा सकता, बट काले धन को जो है जब जमा कराते हैं बैंक के द्वारा थ्रू उसको अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है, पर वो कंप्लीट मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती है, बिकॉज उसके अंदर भी यह आशंका इसलिए जताई जा रही है अमन अग्रवाल जी, चूंकि 35 करोड़ वॉलेट्स खुले, उसमें से कुछ कुछ पैसे डाले गए, फिर 1 या 2 बार के बाद वो बंद कर दिए गए, केवाईसी हुई नहीं थी, संदिग्ध खाते थे, इसके कारण से आशंका उत्पन्न हो रही है। बिल्कुल इसी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की जाती थी और हम लोगों ने इस पे बहुत काम किया था। इसी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हिंदुस्तान के अंदर आया था, 13 से फेमा बना था 95-96 में, और 2001 के अंदर जब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया था वो हमारे काम की वजह से ही आया था, क्योंकि ये ऐसी चीजें हो रही थी हिंदुस्तान के अंदर बैंकों के प्रति। पर जैसे मैंने पहले भी बताया, आरबीआई ने करेक्टिव एक्शन लेके काफी सारे बैंक, जैसे चाइना ट्रस्ट बैंक था और भी ग्लोबल ट्रस्ट बैंक थे, ऐसे कुछ बैंक थे जिनके अंदर प्रॉब्लम आई थी पहले भी, और उनको ठीक करके मर्ज किया था। तो मेरे विचार में भी इतनी बड़ी घटना नहीं है। पर जैसे मैंने पहले कहा कि अगर ये महामारी की तरह फैलती है, तो क्योंकि ये एक आम आदमी का पैसा इसमें लगा हुआ है, तो सरकार अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती कि मेरा कोई रोल नहीं होगा या मैं इस पे कोई कार्रवाई नहीं करूंगी। अब एक सवाल इस बात से ये भी उत्पन्न होते हैं, रेगुलेटर हाथ खड़े कर दे तब। जी, एक बड़ा सवाल ये भी सामने आ रहा है कि क्या आरबीआई के निर्देशों का जानबूझकर उल्लंघन कर रहा था पेटीएम? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि जानबूझ के कर रहा था, नहीं कर रहा था, पर पिछले 2-3 साल से, जब से उसके बाद उन्होंने अकाउंट खोलना शुरू किया, पेमेंट का लाइसेंस मिला और उसके बाद उन्होंने मल्टीपल अकाउंट खोलने शुरू किए, तो आरबीआई ने अलग अलग 2022 में भी उनको चेतावनी दी है, उनके कुछ सर्विसेज को रोका गया है। तो इस वजह से उनको देखना चाहिए था कि रेगुलेटरी प्रूडेंस हो। पर ये जो माइक्रो बैंक खुले हैं, पेमेंट बैंक खुले हैं, इनके ऊपर आरबीआई की नकेल इतनी नहीं है जितनी एक रेगुलर बैंक के ऊपर होती है, और इसलिए जो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म प्रॉपर नहीं होने के कारण और चेकिंग ना होने के कारण ये हो सकता है। ये कहें कि अगर पेटीएम ही निर्धारित है, उनको एक अपना सिस्टम बनाना जरूरी था, जो उन्होंने नहीं बनाया, तो उसके लिए वो दंड के भागीदारी हैं। पर ये कहना कि कोई अकाउंट आदमी खोले और 2 दिन में 3 दिन में बंद कर दे, वो पेटीएम हर रोज ही मॉनिटर करते रहे, उनको मुश्किल होगा। पर नेचुरली अगर ये 1-1.5 साल से चल रही है बातचीत, तो उनका भागदंड बनता है इसके अंदर। विपुल जी, आपसे सवाल है कि अब इतने सारे खातों को बंद किया जाएगा तो कंपनी के सेहत पे क्या असर पड़ेगा? फाउंडर कह रहे हैं कि पेटीएम वॉलेट चलता रहेगा। उनकी बातों से ऐसा महसूस हो रहा है या ऐसा लग रहा है कि कंपनी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको क्या लगता है? सर, कंपनी के शेयर्स तो ऑलरेडी काफी डाउन हो गए हैं और भी डाउन होंगे। कंपनी के शेयर्स पे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ऑलरेडी इम्पैक्ट आ चुका है मार्केट में इस चीज का। अभी तो जो है पूरा महीना पड़ा हुआ है, यूज कर सकते हैं, लेकिन इमीडिएट जैसे ही न्यूज आती है तुरंत इम्पैक्ट मार्केट पे आता है। मार्केट तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और ऑलरेडी गिर चुका है और भी गिरेगा। अमन अग्रवाल जी, एक खबर ये भी आ रही है कि नए निवेशकों ने पेटीएम में बड़ा निवेश किया है। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या वो खतरे? देखिए जी, ऐसा है, कुछ निवेशक ऐसे होते हैं जो खतरे वाले शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिनका गिर रहा होता है तो उस समय उठाना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये देखना जरूरी है कि क्योंकि जैसे मैं बताया, हिस्ट्री के मामले के अंदर हिंदुस्तान में जब बैंकों के अंदर प्रॉब्लम आई इसी टाइप की, उसको आरबीआई ने बड़े आराम से बिना किसी उपभोक्ता के पैसे लॉस किए मैनेज कर लिया। तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है आरबीआई के लिए इसको मैनेज करना। तो इसलिए जब ये एक हिस्ट्री है, तो जो उपभोक्ता है उसे पता है कि ये चीज रिजॉल्व हो जाएगी। तो अगर मेरे को सस्ते दाम में कोई चीज मिल रही है जो बहुत अच्छी चलती आई है और पूरे मार्केट को जिसने कैप्चर किया हुआ है, तो वो उठाना चाहेगा। अगर हम येस बैंक का ही केस देखें, जब वो प्रॉब्लम में आया था, तो क्या एसबीआई ने भी बड़े कम दामों पे येस बैंक का शेयर उठाया और काफी हद तक उसको स्टेबिलिटी दी।
रेगुलेशन अभी भी यस बैंक के ऊपर काफी हद तक तगड़ी लगी हुई है। ये नहीं कि सारी रेगुलेशन हट गई हैं। यस बैंक का मामला भी अभी स्क्रूटनी में चलता रहता है, उसको मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा होती है। लेकिन मुझे लगता है कि यस बैंक अब उससे उबर चुका है। ऐसे ही क्या लगता है आपको कि क्या पेटीएम भी कुछ समय बाद इससे उबर जाएगा या बैंकिंग सेक्टर ही छोड़ना पड़ेगा उसको? नहीं नहीं, मेरे विचार में अगर उनके इंटरनल चेक मैकेनिज्म स्ट्रांग है और अगर वो आरबीआई को सेटिस्फाई कर पाते हैं और ये ट्रेसेस जो है, बिकॉज देखिए कैश का ट्रेस करना मुश्किल होता है, बट जो आपके गेटवे में आ गया, ट्रांजैक्शन हो गए, अकाउंट खुल गए, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो प्रावधान किए होंगे उसको ट्रैक करने के लिए। तो अगर वो ट्रैकिंग मैकेनिज्म से वो कन्विंस कर पाते हैं, चीजें दे पाते हैं, इंफॉर्मेशन दे पाते हैं आरबीआई को, और आरबीआई कन्विंस होता है, तो मेरे विचार में ये खत्म नहीं होगा। जरूर इसको झटका जो लगा है, ये झटके से एकदम से नहीं उभरेगा, इसको 6 महीने भी लग सकते हैं इससे उभरने के अंदर, उभरने में काफी समय लग सकता है। विपुल जी आप बताइए कि आपको क्या लगता है जो ऑडिट होगी उसमें जो आशंका जताई जा रही है कि अभी कई परतें और भी खुलनी बाकी हैं, तो सामान्य ऑडिट में ये सब चीजें सामने आती हैं या नहीं आती हैं? बैंक के आती है सर, और आरबीआई ने ऑडिट ऑलरेडी टेक्निकल ऑडिट कर दिया है इसमें, और टेक्निकल ऑडिट में काफी खामियां आई हैं, उसके बेसिस पे ही इन्होंने ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। और आगे भी आरबीआई इसको क्लोज मॉनिटरिंग रखेगा, क्योंकि इस तरीके की चीजें होनी नहीं चाहिए, पब्लिक मनी इन्वॉल्व है। तो आगे भी इसमें ऑडिट तो अब रेगुलर बेसिस पे ही होएगा आरबीआई की तरफ से। और आरबीआई को अगर 2018 में भी उन्होंने केवाईसी की प्रॉब्लम थी, तो ये केवाईसी की प्रॉब्लम अभी भी हैं, तो ये मतलब कंटिन्यूइंग बेसिस पे इसमें प्रॉब्लम्स रह रही हैं। तो इसको तो बहुत सख्ती से डील करना पड़ेगा अगर इस पेटीएम को लंबा चलना है, मार्केट में रहना है। तो इन चीजों पे बहुत सख्ती से इस पे कार्रवाई करके तब वो आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो ये जो आप चीज कह रहे हैं बंद होने में इसको समय नहीं लगेगा। जी, समय की कमी के कारण फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक बात तो सामने आ चुकी है कि पेटीएम की मुश्किलें अभी खत्म होने वाली नहीं है। टेक्निकल ऑडिट हो चुका है, इसके साथ उसके क्या क्या निष्कर्ष सामने आए हैं अभी यह देखना बाकी होगा। बने रहिए एपीएन न्यूज के साथ।